Hello everyone, I am Akhilesh and today we are again here in Research. और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन। अगर आप लोगों को याद हो, और ऑब्वियसली याद होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर की स्टेटस के बारे में पढ़ा था एंड एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था अपनी कंट्री में। तो हमने क्या देखा था कि हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर बिकॉज सम ऑफ द थिंग दैट फर्स्ट वन इज आवर फूड, इट ऑल कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। हम लोग वहीं से अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं। लेट्स मूव, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर में और क्या क्या चीजें बताई गई। लास्ट चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आपने सबसिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ा। सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो तरीके, जिसमें हमने प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग को पढ़ा, जहां हमने इकोनॉमिक फार्मिंग पढ़ी, जहां हमने कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी, जहां पर हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ा। ये सारी चीजें इनको क्लासिफाई किया गया, पूरा एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, इन्हें क्लासिफाई किया गया ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट पोर्शन जो हमने पढ़ा था वो सीजन्स के बेसिस पे किस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किए थे अपनी क्रॉप्स को, दैट इज ऑन द बेस ऑफ राबी, खारिफ एंड ज़ैद क्रॉप्स, वो पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में उसकी वेदर के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसकी सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग बहुत सारी टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। इनमें से हमने बेसिकली फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था। फूड ग्रेन्स कौन सी होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, द फूड दैट इज ग्रोन इन द फील्ड दैट वी कंज्यूम आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। Here, the food grains or the food crops that we studied earlier are the grains and the pulses. Grains में आप क्या आ जाते हैं? That is wheat and rice specifically, and pulses में जितनी तरीके की भी दालें आपने देखी हुई हैं वो हम लोग अपने यहाँ पर ग्रो करते हैं, अपने फार्म्स में ग्रो करते हैं। अरहर, मसूर, मूंग, बहुत सारी टाइप की दालें जो हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं। और ये पल्सेस जो है, इंडिया उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एट द सेम टाइम सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया है पल्सेस का। एक और चीज, इसके ऊपर एक रीजन भी आता है हमारे मन में कि क्यों पल्सेस जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है। सो वी कैन टेल यू दैट मैक्सिमम वेजिटेरियन पीपल आर फाउंड इन इंडिया ओनली, एंड टू कंप्लीट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट pulses are the source. So that's why we can say that pulses are completely required in India, and hence we used to grow it at a large quantity and we export to the other countries as well. Let's move forward. आज हम लोग पढ़ रहे हैं that is food crops and other than grains. Food crops other than grains पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी फूड क्रॉप्स जिन्हें ग्रेन्स के अलावा नहीं, वही व्हीट, राइस, पल्सेस, इन सब के अलावा हम ऐसी और कौन सी क्रॉप्स है जो ग्रो करते हैं, इन्हें हम लोग फूड क्रॉप ही कहेंगे। वो फूड क्रॉप्स जो कि ग्रेन्स से अलग है। जैसे आपने देखा शुगर केन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैगरी, यानी कि गुड़ के प्रिपरेशन के लिए या शुगर के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डायरेक्ट प्रिपरेशन है। इसके अलावा भी शुगर केन बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, इन मेडिसिनल पर्पसेस ऑल्सो। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्राउंडनट का, तो ग्राउंडनट जो है उसका भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती है। साथ ही साथ ग्राउंडनट जो है उसका इस्तेमाल ऑयल के लिए भी किया जाता है, फॉर ऑयल पर्पस। उसका ऑयल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेम एज इट इज कोकोनट भी है, हम लोग उसमें भी उसका ऑयल के थ्रू भी उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको अदर फॉर्म्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स मूव टू द ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की तरफ चले तो सनफ्लावर, कैस्टर, मस्टर्ड, these are all the oils that are used in India and hence we used to grow them as well. इसके बाद चलते हैं कुछ बेवरेजेस क्रॉप्स की तरफ। वो जो बेवरेजेस क्रॉप्स होती है, they are tea and coffee. As I told you, the tea, especially in the hills of Assam, टी बहुत बड़े अमाउंट पे ग्रो किया जाता है। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। आफ्टर दैट विल कम टू द कॉफी।
कॉफी में एक अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी आती है। ये कॉफी जिसका डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़े लेवल पर है, वो भी इंडिया में ग्रो की जाती है, स्पेशली इन केरला एंड तमिलनाडु। वहाँ के पोर्शन में हमें एक कॉफी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज हॉर्टिकल्चर। एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ vegetarian people, hence it's very much important that we should learn about how we are also growing many tremendous types of vegetables in India. So these vegetables, जो vegetables को grow करने का process होता है, fruits को grow करना होता है, वो horticulture में आता है। तो एक बड़े पैमाने पे हम लोग यहाँ पे fruits and vegetables grow करते हैं। Fruits and veggies are grown at a very big level in India. तो हमने देखा these are the food crops other than the grains that are also the important part of the Indians, and in India it is grown at a very extensive level. Next one, that is the non-food crops. अब ऐसी food crops, ऐसी crops जिनको हम लोग बोलते हैं non-food crops से, क्योंकि ये खाने में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारे एग्रीकल्चर का एक बड़ा पोर्शन है। For example, let's move to the cotton. Cotton is like one of the most important raw material for feeding the industries like textile industries. तो textile industries के लिए cotton बहुत ज़रूरी है। And now you can understand कि ये जो textile industry है, जो cotton के ऊपर depend करती है, वो बहुत सारे workers को काम देती है cotton textile industry में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cotton, हमने ये चीज़ पहले भी देखी होगी कि cotton से हम लोग क्या बनाते हैं? थ्रेड्स बनाते हैं, थ्रेड से यान बनाते हैं, यान से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को जो फैब्रिक में हर एक लेवल पर एक लेबर इंटेंसिव वर्क होता है कॉटन मिल्स में। तो कॉटन मिल्स में हम लोग देख सकते हैं जब वो एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव वर्क है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर्स हो। और ये कंट्री कैसी कंट्री, ये इंडस्ट्री किस तरीके की इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कैसी इंडस्ट्री बन जाती है? वो बन जाती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी द इंडस्ट्री दैट इज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। जब हम लोग इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन कंपनीज, इन फैक्ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कॉटन एक बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में ग्रो किया जाता है, और इसका एक्सपोर्ट अभी से नहीं, फ्रॉम द टाइम ऑफ द कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम से जो कॉटन है वो इंडिया में ग्रो किया जा रहा है। ये कॉटन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फीडिंग द इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स यहाँ से इस कॉटन को ब्रिटेन ले जाते थे, अपनी फैक्ट्रीज को ये कॉटन उसमें फीड कराते थे, यानी अपनी फैक्ट्रीज में कॉटन ले जा करके वहाँ से फैब्रिक और यार्न को वापस इंडियन मार्केट में ला करके बेचा करते थे। तो तभी से कॉटन मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में पनप रही हैं और ग्रो कर रही हैं, और आज हम लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पे कॉटन को इंडिया में ग्रो करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रबर। नाउ दिस रबर इंडस्ट्री इज टोटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रबर जो है वो टायर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टायर इंडस्ट्री, यू नो दैट इट इज एन ऑटोमोबाइल, so ये हो जाता है ऑटोमोबाइल। So somehow the automobile industries are also dependent upon agriculture because the rubber they use to make the tires, to make some of the things, the interior of the cars or the big vehicles, that is also prepared through the rubber, and this rubber is also produced in the farmlands. So यहाँ पे रबर भी हमारे लिए बहुत important role play करती है। After it, let's come to the jute. जूट इज लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप, यहाँ से हमें फाइबर मिलता है जैसा हमें कॉटन से मिलता है। जूट जो है इसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको मिलता है, व्हाट इज गोल्डन फाइबर, या व्हाट इज द व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। तो क्योंकि इसके रेशे, जो जूट होता है उसके रेशे जो होते हैं वो एकदम शाइन करते हैं गोल्ड की तरह, इसीलिए उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट का इस्तेमाल आप देखोगे तो आपकी बोरियां बनाने में और बैग्स बनाने में, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द प्लास्टिक के आने के बाद से कहीं ना कहीं जूट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें पता है दैट जूट इज द वन थिंग दैट इज ऑर्गेनिक, इट कैन गेट डिकम्पोज्ड, और इस वजह से हम लोग जूट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर यूजिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। हम लोग जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप फॉर इंडिया। नेक्स्ट विल कम टू द सिल्क। सिल्क जो कि हम लोग को किससे मिलता है? सिल्क
मॉथ से मिलता है। सिल्क मॉथ एक इंसेक्ट होता है जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है, और सिल्क प्रोड्यूस होने के बाद उसको फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज वेरी शाइनी एंड एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। ये सिल्क मॉथ यानी कि सिल्क मॉथ को पालना और उसके सिल्क प्रोड्यूस करना, उसके कोकून से सिल्क जनरेट होता है और उस कोकून को निकालना इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज द प्रोसेस और द कल्चर इन विच सिल्क मॉथ इज ग्रोन। और सिल्क जो है, ये सिल्क मॉथ जो है ये मलबरी प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, शहतूत के पेड़ों पर अच्छे से ग्रो होता है, और इसीलिए हम लोगों को प्लांटेशन करनी पड़ती है शहतूत के पेड़ों की, जहां पर हमें सिल्क को ग्रो करना होता है। सो दीज ऑल आर द नॉन फूड क्रॉप्स जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये नॉन फूड क्रॉप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज के लिए और उन लोगों के लिए भी जो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया फूड क्रॉप्स के बारे में कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड क्रॉप्स ग्रो होते ही होते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरी तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि और क्या चीजें हैं जो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब हम लोग आगे चलते हैं देन वी गेट टू नो अबाउट the technological and institutional reforms. We are talking about the technological and institutional reforms. ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल में हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि द प्लेसेस टू लर्न द टेक्नोलॉजी, प्लेसेस टू लर्न टेक्नोलॉजी। ठीक, अब as I told you, the farmers only know how to grow crop in their field, but here what we are talking about is the technology. Technology is very much important. Technology क्या रोल प्ले करती है? टेक्नोलॉजी हमारे इस पूरे के पूरे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पूरे के पूरी चीज को एक एडवांसमेंट देती है। व्हाट इज दिस एडवांसमेंट? एडवांसमेंट की ये होता है, जैसे हमने बात किया कि अभी तक हम लोग केवल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं सर्टेन एरियाज में, कुछ एरियाज में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, तो हमने पुरानी तकनीकों से हम लोग यहाँ पर क्रॉप ग्रो करते हो रहे हैं। लेकिन हमें जरूरत थी एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की, जो लेकर के आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों जरूरत है? चलते हैं, एक कहानी, छोटी सी कहानी है, कहानी भी नहीं है बल्कि एक इवेंट है जो आपको रिकॉल कराते हैं। जब भारत आजाद होने वाला था या भारत जब आजाद हुआ था तो क्या हुआ था? एक बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का। जब ये बंटवारा हुआ तो पंजाब यानी पंजाब 5 रिवर का एक स्टेट, और उस रिवर के आने की वजह से, उन 5 रिवर के आने की वजह से उस स्टेट में बड़े अमाउंट पर क्रॉप ग्रो होती थी। लेकिन बंटवारा होने के बाद जब पाकिस्तान बट गया, इंडिया से अलग हो गया, उस समय पंजाब का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान में चला गया, और हमारे क्रॉप, जहां से हमारे ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था, खेतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब वहां चला गया तो जाहिर सी बात है वहां से उगने वाला जो अनाज था उसका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान चला गया। और इंडिया में अचानक से मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आ गए थे उस बंटवारे के बाद, और यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर सेटल हो रहे थे, लेकिन ना तो उनके पास लैंड था और ना ही उनके पास कोई और स्किल जिसके थ्रू वो यहाँ पर सेटल हो सके। तो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हमारा जो बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान में चला गया था, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर अनाज की ऑलरेडी कमी हो गई थी। लेकिन अचानक से पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे रिफ्यूजीज को भी हमें शरण देनी थी, और ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ क्रॉप की ऑलरेडी कमी हो रखी थी, और इन सारी सिचुएशंस के बीच जो सबसे बड़ा फोकस था वो यही था कि somehow we have to make ourselves stabilize in that condition we can feed our people in India। और इसके बाद
बारी आई या सोच आई सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म आया। अब ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या था, टेक्निक्स बढ़ने लगी। अभी तक जो लोग दिन रात खेतों में जा करके हल चलाते थे, दिन रात वहां पे जा करके काम करते थे, कहीं ना कहीं उनको एक रिलीफ मिला। कब, जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आई। भाई ट्रैक्टर से खेत को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसको प्लग करने में, लेकिन वहीं एक बैलगाड़ी से, एक हल से उसको प्लग करना बहुत ज्यादा टीडियस वर्क बन जाता है। ऐसे ही थ्रेशिंग है, हार्वेस्टिंग है, कटिंग, देयर सो मेनी ट्रेमेंडस वर्क इन द फील्ड एंड दैट ऑल हैव बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। नाउ अब ये टेक्नोलॉजी तो बन गई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आखिर लोगों तक पहुंचेगी कैसे, ये टेक्नोलॉजी लोग समझेंगे कैसे, और लोगों को ये टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए ही ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए। As I told you, farmers are not aware of these big things. Like उन्हें नहीं पता मशीन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नहीं पता मार्केटिंग कैसे करते हैं, उन्हें नहीं पता ये सारी चीजें कैसे एस्टैब्लिश होती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ICAR बना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बना, जिसने कि क्या किया, उसे एग्रीकल्चर को प्रमोशन दिया, उसने लोगों को ट्रेन किया, उसने लोगों को ये बताया कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को और ज्यादा एडवांस कैसे बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। Hence, we can say that this technological and institutional reforms have boosted up the growth in Indian farmland. और बहुत बड़े पैमाने पर ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी अगर हम बात ना करें व्हाइट रेवोल्यूशन की। तो एक व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ, और व्हाइट रेवोल्यूशन में हम बेसिकली बात करते हैं मिल्क की, जिससे हम लोग बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की हमने बात करी, अब मिल्क प्रोडक्शन की बात करी, यानी कि एनिमल रेयरिंग की बात करी। अब एनिमल रेयरिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक बेटर ब्रीड हो, एक ऐसी ब्रीड हो एनिमल की जो हमें एम्पल अमाउंट में फ्लैश, एग्स एंड मिल्क, स्पेसिफिकली मिल्क यहाँ पे बात की जा रही है मिल्क की, तो वो एनिमल से हमें वो मिल्क मिल सके। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। यानी जब एनिमल जो है वो फीड करेगा एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली एनिमल जो होगा वो हमको एम्पल अमाउंट ऑफ फूड देगा। अगर एनिमल की ब्रीड अच्छी होगी, एक हाई वेराइटी ऑफ ब्रीड होगी, तो उससे भी उसके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से उन्होंने ब्रीडिंग जो थी, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, इंसेमिनेशन, ये सब कुछ स्टार्ट किया इस टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे कि हमारी जो ब्रीड है एनिमल्स की वो बेटर हो सके और हम उनसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क ले सके। अब मिल्क के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया, तो ध्यान रखिए, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है प्रोटीन। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, और लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत जरूरी है। ये सब कुछ बेकार है अगर हमारे यहाँ एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, ये अच्छे ह्यूमंस नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे। तो उन्हें एजुकेट करने के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए ध्यान किया गया किसका, मिल्क का, और मिल्क के प्रोटीन का। तो इसलिए मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया। साथ ही साथ मिल्क को ही कंप्लीट फूड कहा जाता है, मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है, और इस कंप्लीट फूड होने की वजह से इसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर लोगों के पास मिल्क होगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी की उन डिफिशियंसीज को भी मैनेज कर पाएंगे, उन कमियों को भी अच्छे से अपने अंदर ठीक कर पाएंगे, जिनकी कि उन्हें जरूरत है एक हेल्दी तरीके से जीने के लिए। Hence, it became very much important कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड क्या, कि भाई उनके पास जो लैंड है उनको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर वो इन्वेस्ट कर, जितना वो कमाते हैं उतना वो खेतों में लगा देंगे, तो वो अपने लिए क्या बचाएंगे। सो दैट वाज द, इसके लिए उन्होंने अपने खेती के बेसिस पर किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया गया, जिसके थ्रू
वो मार्केट से पैसा ले सकते हैं, अपनी खेती में इनपुट दे सकते हैं, और लेटर ऑन जब उनके पास मार्केट में ले जाने के लिए ग्रेन एम्पल अमाउंट में मौजूद होगा तो उस ग्रेन को बेच करके वहां से पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड जैसी चीज जो है वो सामने आई। इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, तो उन्होंने क्या किया, वेदर बुलेटिन, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी भाई उसी की मदद से तो हो सकता था, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने वेदर फोरकास्ट को और बेटर किया ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई इस कंडीशन में आप अपनी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप और बेटर चीजें ला सकते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आने लगा है, और मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की अब देखो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक भी था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा था। तो उसके बाद फिर एक और कंसेप्ट आया, दैट इज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक चीजों को बना करके हमारे फार्म्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि हम लोग मैक्सिमम यील्ड कर सके विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। सो इस बेसिस पर, इस प्रोटोकॉल के साथ हमारे सामने क्या आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट हमारे सामने आया और इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ पहले के टाइम पे क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, इंटरनेट बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, हेंस रेडियो पे और टीवी पे जहां पे भी पॉसिबल होता था वहां पे कृषि सभाएं चलती थी। वो सभा गवर्नमेंट लीड करती थी, दूरदर्शन पे आता था। किस लिए आता था? वो किसानों के लिए आता था, ताकि किसान कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो उनको दिए जाते थे उन लोगों के थ्रू, उन साइंटिस्ट के थ्रू, उन एग्रीकल्चर डॉक्टर्स के थ्रू, जिससे कि वो अपनी खेती को, अपने फार्मलैंड को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज एनॉनिमस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज एमएसपी? मैक्सिमम, यहाँ पे उन्होंने बताया एमएसपी इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे उन्होंने बात की है किसकी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जब किसान अपने खेतों में जाकर के खेती करता है उसके बाद अनाज आता है, ये खेती करने से पहले यानी अनाज को बोने से पहले जो गवर्नमेंट है वो किसानों को बता देती है कि इतने अमाउंट में हम आपसे अनाज खरीदेंगे जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये किसान क्या है, ताकि किसान को बेचने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े अपना अनाज। इसके लिए वो क्या करते थे, वो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बोला कि हम आपसे इतने अमाउंट में, इतने रेट पर हम आपसे अनाज खरीदेंगे। इससे किसानों को भी फायदा हो गया और गवर्नमेंट के पास एक स्टॉक बन गया, क्योंकि वो स्टॉक जरूरी है। कभी कोई क्राइसिस आती है, कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, ऐसी कंडीशन में भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे आपने देखा कि लास्ट ईयर से हमारे यहाँ पे कोरोना जैसी एक बहुत बड़ी महामारी आई और उस कंडीशन में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खो दी, बहुत से लोगों के पास काम नहीं था, उनकी आमदनी जीरो हो गई थी, और ऐसे में उनके सर्वाइवल की बात आ जाती है क्वेश्चन मार्क पर। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फ्री राशन अलॉट किए, गवर्नमेंट ने उनको फ्री राशन पहुंचाए ताकि उनके पास राशन तो एटलीस्ट हो, अगर और कुछ वो अवेलेबल नहीं करा सकते। तो ये जो गेहूं और चावल है ये उन्होंने फ्री में अवेलेबल कराए जस्ट आफ्टर टेकिंग देम फ्रॉम द फार्मर्स। तो फार्मर्स को एमएसपी दी जाती है उस क्रॉप को ग्रो करने से पहले, उसकी यील्डिंग टाइम पीरियड के पहले, ताकि वो किसान को सपोर्ट कर सके और किसान देश के लोगों को सपोर्ट कर सके। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे चल करके हमने देखा कि विनोबा भावे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने भूदान और ग्रामदान जैसी चीजों को निकाला। देखो बंगाल में जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करके गया था, या ये कैसे जमींदारी का जो पूरा का पूरा एक ड्रॉबैक था वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला तो बंगाल में था, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर कैप्चर किया और वहां पे महालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट जैसी चीजें उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश करनी स्टार्ट करी। तो इसके बाद वहां के जो किसान थे उनका शोषण होना स्टार्ट हुआ और जो जमींदार थे वो मैक्सिमम लैंड को अपने अंडर में ले लेते थे। तो जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद एक लैंड रिफॉर्म लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उस लैंड रिफॉर्म के तहत क्या किया गया कि जितने बड़े बड़े फार्म लैंड थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि दे जस्ट नो हाउ टू डू वर्क इन द फील्ड्स।
उन्हें केवल खेतों में काम करना आता था, तो इसलिए उन्हें ये लैंड देना भी जरूरी था ताकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की लायबिलिटीज की बहुत ज्यादा भीड़ ना लग जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट ने बंगाल में लैंड रिफॉर्म किया, केवल बंगाल में नहीं और भी जगहों पर लैंड रिफॉर्म किया। और जो बड़े लोग थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी, उन्होंने जमीनों को दान में देना स्टार्ट किया। उन लोगों को जो गरीब थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको ये लैंड दान में दिया गया और इसी को भूदान और ग्राम दान जैसी बात कही जाए। सबसे पहले विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। इसी को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना की गई। ICAR के अंदर ही IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च और दूसरे एग्रीकल्चरल कॉलेज जैसे कानपुर के CSA कॉलेज के बाद चंद्रशेखर आजाद कॉलेज की हम लोग बात करते हैं, तो वो भी एक एग्रीकल्चर कॉलेज है। ये जो कॉलेजेस हैं, ये जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को लेकर के आए हैं, कैसे लेकर के आए हैं? ये लेकर के आए हैं हमारे यहाँ जीन रिवॉल्यूशन को। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बला आ गई है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे कि जीन रिवॉल्यूशन क्या है। एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारे पास आता है जीन रिवॉल्यूशन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट यानी कि रिक्वायर्ड प्लांट के जीनोम को बदल के उससे बेटर, उसके डीएनए को चेंज करके, उसके जीनोम को चेंज करके उससे एक बेटर ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहां पर इसी को हम लोग कह सकते हैं हाई ईल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स जिनको कहा जाता है। ये हाई ईल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स जो थे, ये इतने इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेट मी टेल यू विद वन एग्जांपल। एक कॉटन का अगर आप लोगों ने प्लांट देखा हो, तो कॉटन का जो फ्रूट होता है जिसके अंदर से कॉटन फाइबर निकलता है, वैसे क्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है एक कवरिंग के अंदर। और एक टाइम जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो ये फट जाता है, पूरा फाइबर जो होता है वो बाहर निकल आता है। जो किसान होता है वो उस फाइबर को निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस कॉटन के प्लांट में एक कीड़ा आता था जो कि इस फ्रूट के अंदर चला जाता था और कॉटन के पूरे फाइबर को खा जाता था, जिसकी वजह से कॉटन की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। और पेस्टिसाइड डालने से कॉटन के जो पौधे हैं, जो कॉटन की प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। इसको बचाने के लिए क्या किया गया, बीटा थ्रोजेनेसिस, बीटी जिससे हम लोग लेते हैं, बैसिलस थ्रोजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया था, उसके जीनोम को डाला गया और उसे जीनोम को जो है कॉटन प्लांट के जीनोम के साथ मर्ज कर दिया गया, यानी इसके डीएनए को प्लांट के डीएनए के साथ मर्ज कर दिया गया। अब इसके वजह से क्या हुआ, ये जो बीटी कॉटन का जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था, उसके अंदर एक टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज होती है और वो प्रोटीन क्या करती थी, वो इन इंसेक्ट्स के गट को ब्लॉक कर देती थी, जिससे जैसे ही इंसेक्ट आता था और वो पौधे को खाना स्टार्ट करता था, वो प्रोटीन उसके गट को ब्लॉक कर देती थी और वो कीड़ा मर जाता था, जिसकी वजह से हमारा जो कॉटन का जो प्लांट है, उसका जो फ्रूट है, वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाता था। तो ये सिचुएशन थी जिसके तहत उन्होंने इस प्लांट को एक हाई ईल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम लोग बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। बीटी कॉटन कैसा है, एक जीन रिवॉल्यूशन में बनाया गया HYV सीड है या HYV प्लांट है, जो हमें हाई वेराइटी ऑफ कॉटन देता है। इसी तरीके से टोमेटोज में भी आया, टोमेटोज में भी जीन को रिलोकेट किया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे देसी टमाटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत क्विकली गल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया कि उसके जो टोमेटोज हैं उनका भी एक हाइब्रिड प्लांट तैयार किया गया। इस हाइब्रिड प्लांट के तहत उसको डिले कर दिया गया उसकी राइपनिंग को, और जैसे ही उसकी राइपनिंग डिले हुई, अब हम लोग एक लंबे समय तक टमाटोज को सेव करके रख सकते हैं या लोग उसका यूज कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री हमारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रिज को अफोर्ड नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में उनके लिए अगर इस तरीके के प्लांट्स होंगे, इस तरीके का फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे जो कि बहुत डिले करते हो अपनी राइपनिंग में, तो उसको ज्यादा टाइम तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उसके लिए नुकसान को भुगते हुए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये था आपका जीन रिवॉल्यूशन। इतना ही नहीं, जैसे हमने आपको स्टेपल फूड के बारे में बताया था, दैट वाज द राइस।
राइस एक स्टेपल फूड है और लोग उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है और उनको कंपीट करने के लिए उन्होंने गोल्डन राइस जैसी चीज को बनाया। गोल्डन राइस एक ऐसा हाइब्रिड राइस है जिसको खाने से वो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स ह्यूमन बीइंग की कंप्लीट हो जाती है जो कंप्लीट फूड नहीं ले पाता है। और ये सब कुछ क्यों किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था इंडिया में, एंड दैट वाज ऑफ द malnutrition. Malnutrition is like one of the biggest problem, क्योंकि malnutrition की वजह से हमारा ह्यूमन रिसोर्स खराब होगा और ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारा खराब होगा तो अल्टीमेटली हम अपनी इकोनॉमी को बेटर नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज अ कंडीशन जिसमें हम लोग जीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन अच्छे से करेगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन। Let's move forward. Now, we will talk about कि इंडिया के फार्मर्स ने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया। जाहिर सी बात है ये सब कुछ इंडिया में लाना जरूरी था क्योंकि बाहर के देश इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े पैमाने पे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। और आज अगर इंडिया किसी क्रॉप को ग्रो करने में सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट नंबर पर है तो उसके लिए हमारा ग्रीन जीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, हम एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने यहाँ से फूड क्रॉप्स को सेंड कर रहे हैं, अपने यहाँ के एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है और हमारी इकोनॉमी को दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। Let's move forward to the last topic of this chapter, and this topic is the impact of globalization on agriculture. Globalization कोई नया टॉपिक नहीं है, अगर आप देखें तो फिर से हम चलते हैं अपने अंग्रेजों के टाइम पे, तभी से हम देख रहे हैं कि कॉटन जो है वो इंडिया से जा रहा है। कॉटन ही नहीं, हमारे यहाँ के और भी रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया से बाहर जाते आ रहे हैं। So globalization, globe, हम बात करें किसकी, ग्लोब की, that is around the world, around the world। हम लोग जब बात करते हैं अराउंड द वर्ल्ड यानी कि चीजें बाहर जाए हमारे देश से, उसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा और जब ये फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बूस्टअप हो जाए। और इकोनॉमिक कंडीशन के बूस्टअप होने से हमें क्या फायदा है भाई, जाहिर सी बात है कि हम लोग और बेटर तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल कंडीशन अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के एज आई टोल्ड यू कि कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आने लगे थे, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया था और इसके इतने खूबसूरत सी रूट होने की वजह से इंडिया एक सेंट्रलाइज कंट्री था जो चारों तरफ अपने यहाँ के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेचता था, एक्सपोर्ट करता था और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आकर के मार्केट का यूज किया करते थे। Let's move forward, that is especially हम लोगों ने जो सबसे पहले यहाँ से सेंड करना स्टार्ट किया वो थे स्पाइसेस, देन वी स्टार्टेड कॉटन को हमने जो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, देन आफ्टर हमारे जितने भी टोबैको हम लोगों ने यहाँ से, ओपियम यहाँ से जाया करता था, these all are the things that we used to export to the other countries and on the foreign exchange from there. So it's like very much important. After that we'll move forward again, वो टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं जीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इन सब की वजह से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार आगे की ओर बढ़ती गई। Indian farmers' future will be changed when they shifted their traditional pattern to the high variety crops. High variety crops की तरफ हम लोग चले जाएंगे तो इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी। एक और एग्जांपल हमें याद आ रहा है, दैट इज ऑफ द टिश्यू कल्चर थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इन टिश्यूज के साथ, इन टिश्यूज का यूज करके हम लोग बेटर प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स। अब प्रोडक्शन किस तरीके से होती है इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर करके जहां एक पौधे से हम लोग हो सकता है एनुअली एक पौधा ही डेवलप कर पाए या उसके अंदर की जो बीमारियां हैं, जो वायरल और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं प्लांट में, उनको हम ठीक ना कर पाए,
न्यूट्रिशनल वैल्यू को ठीक ना कर पाए, इन सब को ठीक किया जा सकता है थ्रू द वर्क ऑफ टिश्यू कल्चर। जेनेटिकली हमने उसको ठीक किया, टिश्यू कल्चर की तरह हमने उसको लैब में ग्रो किया, लैब में ग्रो करके ग्रीन हाउस में पहुंचाया और ग्रीन हाउस से उसको हम लोग कहाँ ले गए, फार्म लैंड में ले गए। इसमें दो फायदे थे। पहला, किसान बहुत बिलीव करके वो प्लांट को ले सकता है कि प्लांट पे कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज वो ये थी कि वो पौधे, वो प्लांट लैब में बनाए गए, वो इस पोटेंशियल से बनाए गए ताकि उनकी जो कॉस्ट है, पर पौधे की कॉस्ट कम हो और मैक्सिमम पौधे एक बार डेवलप किए जा सकते। तो इस तरीके से उन्होंने केवल प्लांट पे, जैसे बनाना प्लांट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मेरिस्टेम कल्चर का इस्तेमाल करके उसको एक बहुत बड़ी खेती के रूप में बदल दिया गया। ऐसे ही हमारे और भी ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनको हम लोगों ने इन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू चेंज किया, उनको बढ़ावा दिया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑप्शन लोगों के सामने लेकर के आए जो बाकी ऑप्शन से सस्ता था और अच्छा था। फार्मर्स जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता जा रहा है, इन टेक्नोलॉजी को समझता जा रहा है, वो अपने काम को, अपनी फार्मिंग को और अपने एनिमल रियरिंग को दोनों को बेटर करता जा रहा है और कहीं ना कहीं फार्मर की ग्रोथ होने की वजह से हम सबकी ग्रोथ हमें नजर आती है। लेट्स एंड अप दिस चैप्टर ओवर हियर। पूरे एग्रीकल्चर चैप्टर में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने आज फोकस किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द होल चैप्टर और डिस्कस करेंगे उन छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।